देखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ना, ये बेसिकली होता है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है एक चीज़ की बनाने की। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई जब आप जो है ना कितनी उस कैपेसिटी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में जो है वो अराउंड टोटल कैपेसिटी है 25 बंदों को बिठाने की, तो 25 बंदों को बिठाने की जो कैपेसिटी होगी उसमें से कितने लोग बैठ रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली कितने लोग जो बैठ रहे हैं ना उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कह लो कि भाई 25 बंदों की बैठने की जगह और सिर्फ 5 बंदा आके बैठ रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 वन 5 5 25 ना, दिस इज 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 5 टू 10, तो ये 20% आउट ऑफ 100% ऑफ कैपेसिटी, ओनली 20% इज बीइंग यूटिलाइज। ये होती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कि आपने इज द प्रोपोर्शन ऑफ फुल कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस करंटली बीइंग प्रोड्यूस। ठीक है, ये एक परसेंटेज होती है जो आपको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ये डेफिनेशन है, ये 2 मार्क की तुम्हारे पास पेपर में एक्सपेक्ट करो के आ सकती है। इसके बाद हमारे पास उसमें आता है कि भाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रेट कैसे निकालना है। अभी जो मैंने ऊपर निकाला ना वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रेट निकाला था कि भाई हमारे पास कितना बंदा था, 25 की टोटल कैपेसिटी थी, 5 बंदा बैठ रहे हैं क्लास में, 5 वन 5 5 5 टू 25, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 वन 5 5 टू 10, 20% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, अब एक कंपनी है XYZ, इसकी टोटल कैपेसिटी है 50,000। तो बताओ ए बी सी, 20,000, 30,000 एंड 40,000, ईच यूनिट्स के ऊपर क्या रेट निकल के आ रहा है, बस इतना बता दो मुझे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्या रेट निकल के आ रहा है, बस ये बता दो मुझे। पहले वाले का 40 है। पहले वाले का 40 है। अच्छा। हम्म। सही है। दूसरा 60। दूसरा है 16। तीसरा 80। सही है। अब देखो ये जो है हमारे पास ये 2 2 मार्क के क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। कहाँ अभी इसकी एक्सपेक्टेशन कहाँ है, ये एएस का जो P2 है ना उसके उससे पूछेगा ये। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अब ये जो आ रहा है, ये आ रहा है इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग अंडर मैक्सिमम कैपेसिटी और कॉजेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन। ये सवाल पेपर में पूछ सकता है कि भाई कॉजेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये जो बेसिकली बताने आ गया कि भाई हमने एक अच्छी बड़ी कैपेसिटी थी उसको हमने कम इस्तेमाल क्यों करा है। सबसे पहला तो बहुत आसान है कि फॉलिंग इन डिमांड, एक चीज की डिमांड जा रही है तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन चल रही थी, जाहिर सी बात है जब डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी तो उस फैक्ट्री में हम लोग उस टाइप की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारी प्रोडक्शन लेवल जो होगा वो गिर जाएगा। तो जो कैपेसिटी जिसमें हम वो चीज़ बना रहे थे मिसाल के तौर पे 50,000 यूनिट्स का टोटल आउटपुट था और हम खाली 30,000 यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक है ना, वो गिर गई डिमांड की वजह से, वो 20,000 पे चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो रही है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास, एक मिनट होल्ड करना है, कॉले मार रहा है। आवाज आ रही है मेरी, बंदा कॉले मार रहा था है। जी जी, एक मिनट, आवाज वो आ रही आवाज क्लियर आ रही है। है। जी जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट यार, बीच में ना असल में मैं हूँ 4G पे चला रहा होता हूँ, घर के नेट पे नहीं चलाता हूँ, घर का नेट बहुत बकवास है, 4G बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई कॉल कर देना खराब हो जाता है। हम्म। अच्छा जी। ओके। इसके बाद देखो इसमें है सीजनल वेरिएशन। व्हाट यू मीन बाय सीजनल वेरिएशन, मार्केट में अगेन किसी चीज की डिमांड चली गई, जैसे गर्मियों के सीजन में
सर्दियों के कपड़ों की जो है ना वो सीजनल वेरिएशन आ जाता है, तो उसकी वजह से भी भाई प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो जाती है, वाइस वर्सा। इंक्रीजिंग कैपेसिटी इन द बिजनेस, ओके, इंक्रीजिंग कैपेसिटी इन द बिजनेस का मतलब ये है कि भाई आप जहाँ पे अभी एक फैक्ट्री में बना रहे थे, आप दो फैक्ट्री बना रहे हैं, जब आप दूसरी फैक्ट्री में बनाओगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज होगी, क्योंकि अब आपका जो काम है ना वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका काम जो है ना अब वो, जहाँ पे एक फैक्ट्री में 5,000 यूनिट बनाए थे, अब दो फैक्ट्री हो गए तो 2,500 यूनिट बनेंगे, तो एक फैक्ट्री प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही होगी, अब दो फैक्ट्रियों में चल रहा होगा। सही है, उसके बाद इन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, हाँ, इन एफिशिएंसी प्रोडक्शन का मतलब भी यही है भाई कि भाई आपके वर्कर्स जो है ना वेस्टेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वो काम कर नहीं है, जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे भाई तो प्रॉब्लम तो वही आएगी। प्रॉब्लम आपकी वही आएगी कि भाई आपके जब अच्छे तरीके से काम हो, वेस्टेज क्रिएट कर रहे होंगे, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो रही होगी। शेयरिंग रिस्क विद अदर बिजनेस, शेयरिंग रिस्क विद अदर बिजनेस, आप छोटा बिजनेस खोलते हो और उसके बाद उसको आउटसोर्स करते हो चीजों को ना, दूसरे बिजनेस को बोलते हो कि आप बनाओ, जैसे मिसाल या ये कह लो कि आपके बिजनेस में इतना काम हो रहा है कि आप आधा काम नहीं कर सकते हो, तो आप आउटसोर्स कर देते हो कि यार यार ये तुम बना देना, अगेन आपने रिस्क किसी और के साथ शेयर कर दिया। फिर एक्सेस टू स्पेशलाइज इक्विपमेंट एक्सपर्टीज, ओ ये भी आपकी कैपेसिटी को थोड़ा कम करता है। क्यों कम करता है आपकी कैपेसिटी को? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक मशीन, एक बहुत बड़ी मशीन ने उसने पूरी फैक्ट्री को घेर के रखा हुआ है, एक मशीन ने जो इतनी बड़ी फैक्ट्री का सिर्फ इतना सा कोना लिया हुआ है, और इस कोने में खड़े होकर वो मशीनरी इतना काम कर रही है जितना ये पूरी मशीनरी पूरी फैक्ट्री को घेर के कर रही है, तब भी आपकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज, तो कहा यह जाता है इस सिचुएशन में कि भाई फिर छोटी जगह ले लो। तुम लोगों ने मिसाल सुनी होगी यार इसमें के, एक वो होता है आपका, आजकल तुम लोग देख रहे हो कि दराज पे जो लोग काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं ये छोटी छोटी जगहों पे, लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हैं, Bazaar.com हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया। आपको क्या लगता है इनके ऑफिस बहुत बड़े? नहीं भाई, इनके ऑफिस बहुत छोटे छोटे से ऑफिस होते हैं। दराज वालों का तो बड़ा है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, लेकिन नॉर्मली जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं ना वो बहुत छोटे से कमरे में बैठ के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे से कमरे में काम करने का फायदा ये होता है कि उनकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, लेकिन उन पैसे वो लाखों करोड़ों में छाप रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी ना फिर वो आप अंडर यूटिलाइज कर दो अपनी कैपेसिटी को कम से कम जगह पर। ये बात समझ में आ रही है? तो भाई ये कुछ चार जी पांच सर। चीजें, अब इसका सवाल जो है ना अपने पास ना एक्सपेक्ट करो 5 मार्कर भी आ सकते हैं, 3 मार्कर भी आ सकते हैं ना इस वाला। तो अब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में जो 3 से 5 में, अब ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इन चीजों को याद करना बहुत लाजमी है भाई। ठीक है, क्योंकि ये नया है सिलेबस में, मतलब तुम्हारे पास ये नया ऐड हुआ है, तो भाई फिर मेरे हिसाब से तो ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस चीजों को जो है ना आप लोग ने भूलना है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है कल की क्लास में जो मैं फिजिकली पढ़ा रहा था, उसमें फिर हम लोग मूव कर गए थे एक और चीज के ऊपर। एक सवाल था, और वो पेपर का ही सवाल है। अब वो सवाल क्वेश्चन में सामने तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। इट वाज अ 12 मार्कर क्वेश्चन, P1 का था। वो था कि इज हर्स, रिएक्शन वाइज दूसरी है, टू फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है। इज इट गुड फॉर द, ठीक है, ये 12 मार्क का क्वेश्चन था। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है ना सबमिट करो, लेकिन ये सबमिशन कोशिश करो मुझे आज ही करके दो। हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, 12 माह का सवाल है, बोल रहा है कि यार एक स्कूल में काम करने वालों के लिए क्या ये टू फैक्टर थ्योरी अच्छी रहती है
या नहीं? ये सवाल का एक छोटा सा मतलब यही है। अच्छा, इस सवाल पे डिस्कस था, discuss whether Herzberg two-factor theory is good for the business, that is people working in school। ये 12 मार्क का सवाल है, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग मुझे करके दोगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके सर। ठीक है, ये आज ही सर मुझे एक करके चीज देना है। पूछनी है। पूछो पूछो पूछो। सर ये 27 को आपने जो मॉक रखा है वो पेपर 1 है, पेपर 2 है? ओनली पेपर वन, पेपर टू अभी नहीं लूंगा। सही है। ठीक मैंने है। ओनली पेपर वन है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने जो शुरू करनी है। अच्छा देखो, ये वाली लिंक तो मैं कर रहा हूँ एंड, क्योंकि इसमें ना खाली मैंने कैपेसिटी यूटिलाइज देना। अब अगली लिंक जो दोबारा मैं भेज रहा हूँ 2 मिनट में, उस लिंक में मैं अब सेक्शन 3 पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है? तो सर प्लीज एक गौर सेट से क्वेश्चन सुनना। दिखा दें। क्वेश्चन देखना। ये कहाँ चला गया सर? यार पता नहीं, देखो किस सेक्शन में आपने लिख दिया। हाँ यार, ये रहा। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन आज करके, तो इसके अलावा मैं अभी ये वाली लिंक एंड करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग अलग आ जाएगी। और फिर इसकी अगली रिकॉर्डिंग, जो दोबारा जूम की लिंक है उसमें रिकॉर्डिंग होगा, अब वो सेक्शन 3 स्टार्ट होगा, मार्केटिंग का। ठीक है। ठीक है, तो यही रहना भाई, जाना वाना नहीं, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ। ओके सर।